So let's continue part 2 of question paper discussion. So as in the previous video, we were discussing the long answer type question and we were at the 32nd question, B part. So the reaction says Finkelstein. सो फिंकलस्टीन रिएक्शन बहुत पॉपुलर रिएक्शन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोडोअल्केन्स. तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्लोरो या ब्रोमो अल्केन्स बनाने इजी रहते हैं, बट आयोडो बनाने के लिए हमें कोई ऐसा सॉल्ट डालना होता है जो अपना आयोडीन दे सके. सो बेसिकली हेलोजन एक्सचेंज, दिस इज़ अ हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन जिसमें एंड दिस रिएक्शन हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन. तो एरो के ऊपर एसीटोन लिखना इम्पॉर्टेंट है एंड देन यू कैन गेट द प्रोडक्ट. सो बेसिकली इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, यू आर स्टार्टिंग विद ब्रोमो इथेन एंड यू आर गेटिंग आयोडो इथेन. तो जब भी आपको आयोडो अल्केन्स बनाने होते हैं तो आपको फिंकलस्टीन रिएक्शन की याद आनी चाहिए एंड प्रिसाइजली इट कम्स अंडर द हेलोजन एक्सचेंज मेथड. तो इसके साथ हमने वैसे एक स्वार्ट रिएक्शन भी पढ़ रखी है. स्वार्ट रिएक्शन इज़ बेसिकली फॉर फ्लोरो अल्केन्स. तो मैंने आपको बता रखा है कि जिस तरह से आयोडो अल्केन्स को बनाना मुश्किल है, वैसे ही अगर आपको फ्लोरो अल्केन्स बनाने हैं तो आप क्लोरो या ब्रोमो बनाकर उसमें आप कोई भी फ्लोरो का सॉल्ट डाल सकते हो एंड इट विल एक्सचेंज Br विद F. तो आपके पास फ्लोरो इथेन बन जाएगा. एनीवेज ये दोनों रिएक्शंस ही हेलोजन एक्सचेंज मेथड के अंदर आती हैं एंड जब कभी भी हेलो अल्केन चैप्टर आप प्रिपेयर करते हो तो आपको इन रिएक्शंस पे फोकस देना चाहिए बिकॉज ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं. Coming to the third is Hofmann ammonolysis reaction जो कि प्रोमिनेंट रिएक्शन है अमाइंस के प्रेपरेशन की, जिसमें आप 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन प्रिपेयर कर सकते हो. बट क्योंकि आप ये क्लोरो अल्केन से प्रिपेयर करते हो तो दैट इज़ वाई ये हेलो अल्केन्स की भी एक नेम रिएक्शन है. तो इसमें आप यू स्टार्ट विद अमोनिया. तो सबसे पहले आपका यहाँ पे NaOH बेस रहता है, एक H और Cl रिमूव हो जाएगा तो Cl की जगह पर NH2 लग जाएगा. सो NH2 एज यू नो दिस इज़ 1 डिग्री अमाइन. बट ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होती बिकॉज इट रिएक्ट्स विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ CH3Cl. अगेन एक H एंड Cl रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास NH 2 CH3 के साथ लग गया तो इट्स अ 2 डिग्री अमाइन. बट अगेन इट डजेंट स्टॉप हेयर. ये एक और मॉलिक्यूल क्लोरो अल्केन के साथ रिएक्ट होगा जहाँ पर आपका this Cl and this H will be eliminated. So now this N will be attached with 3 CH3s leading to the formation of 3 degree amine, and it again reacts with one more molecule of CH3Cl wherein this lone pair if donated to this electrophile जिसमें आपके पास 4 अल्काइल N के साथ अटैच हो जाते हैं तो अमोनियम, इट्स अ क्वाटरनरी, बेसिकली क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड. सो अगेन अ वेरी प्रोमिनेंट रिएक्शन ऑफ अमीन्स बट इट कैन बी आस्क्ड इन हेलो अल्केन्स ऑल्सो. तो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ. पहले हमने क्लोरो अल्केन की अमोनिया के साथ रिएक्शन करके 1 डिग्री अमीन बनाया, बट हाउएवर दी रिएक्शन स्टॉप नहीं हुई. 1 डिग्री अमीन ने दोबारा से क्लोरो अल्केन के साथ रिएक्ट करके 2 डिग्री अमाइंस बनाए. 2 डिग्री अमाइन ने फिर से क्लोरो अल्केन के साथ रिएक्ट करके 3 डिग्री अमाइन बनाए एंड फाइनली लोन पेयर डोनेट होकर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स बने.
So this is a prominent reaction you can do. Coming to the Ball-Schiemann reaction. Ball-Schiemann reaction. तो अगर हम Ball-Schiemann reaction की बात करें, Ball-Schiemann reaction यूज़ होती है फ्लोरोएरीन्स, यानी कि ये आपके हेलो अरीन्स चैप्टर की एक प्रोमिनेंट रिएक्शन है जिसमें हम डाइजोनियम सॉल्ट से स्टार्ट करते हैं एंड डाइजोनियम सॉल्ट में हम फ्लोरोबोरिक एसिड डालते हैं HbF4. दिस इज़ फ्लोरोबोरिक एसिड. तो सबसे पहले BF4 नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल Cl नेगेटिव को सब्स्टिट्यूट करके इंटरमीडिएट बनाएगा. And then when you will heat, N2 gas will liberate, BF3 gas will be liberated and 1F will attach with benzene, जिसकी वजह से फ्लोरोएरीन्स जो कि आपके हेलोएरीन्स होते हैं, वन ऑफ दी हेलोएरीन्स प्रिपेयर हो जाएंगे. तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना कि कोई भी नेम रिएक्शन किस पार्ट से आ रही है. तो अगर आपको ये याद ही नहीं होगा कि Ball-Schiemann इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोएरीन्स, यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉल. तो ये आपको रिकॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी नेम रिएक्शन किस पार्ट से आ रही है. कमिंग टू द फाइनल नेम्ड रिएक्शन, that is the dose process. Dose process is very important for the preparation of chlorobenzene from phenol. तो अगर आपको फिनोल से क्लोरोबेंजीन बनाना है, सॉरी वाइस वर्सा हो गया, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, तो जाहिर सी बात है कि आप क्लोरो लोगे एंड यू विल थिंक टू पुट NaOH. लेकिन आपको पता है कि हेलोएरीन्स बहुत इजीली ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, तो दिस न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट सब्स्टिट्यूट Cl सो इजीली. तो डोज प्रोसेस सेज दैट आपको 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक कंडीशन में ये रिएक्शन करनी है, सो दैट इंस्टेड ऑफ OH जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है Cl की जगह पर, दैट इज़ ONA. सो बेसिकली डोज प्रोसेस में आपको फर्स्ट स्टेप में फिनोल्स नहीं मिलते हैं, यू गेट सोडियम फिनॉक्साइड. लेकिन अगर आप एसिडिफिकेशन करेंगे तो दिस Na विल बी रिप्लेस्ड बाय H एंड योर प्रोमिनेंटली योर प्रोडक्ट वुड बी फिनोल. तो आपके पास क्लोरोबेंजीन से शुरुआत हुई है and you end up till phenol. So with this we complete with all the named reactions of this question. However they have a choice again. अगर किसी को ये 5 named reactions नहीं याद है तो आपके पास 32 में भी एक और का क्वेश्चन था, that is complete the following reactions. आपको reactions को complete करना है. The first one is CH3 CH2 CH2OH plus PCl5 gives. B part is क्लोरोबेंजीन में CH3Cl डाल रहे हैं in the presence of anhydrous AlCl3, and third part is CH3Br plus Na plus Br with benzene in the presence of dry ether. तो फर्स्ट रिएक्शन से शुरू करते हैं. मैंने आपको कितनी बार बोला है कि जब भी हम किसी भी अल्कोहल में HCl डालें, PCl3 डालें, PCl5 डालें, द मेजर प्रोडक्ट इज़ सेम, क्योंकि आपने सिंपली कुछ नहीं करना, आपने OH की जगह पे Cl लगा देना है. सो नो मैटर अल्कोहल इज़ बिग और स्मॉल, आपको इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब भी हम HCl PCl3 या PCl5 के साथ रिएक्शन करते हैं तो जो भी आपका अल्कोहल होता है, जैसे इस केस में आपके पास प्रोपेनॉल था, तो इट विल चेंज टू क्लोरोप्रोपेन.
इसके साथ हमारे पास बाई प्रोडक्ट रहते हैं, HCl ले लेता है और बचा हुआ P, एक O, 3 Cl. दीज आर दी टू बाई प्रोडक्ट्स, बट मेन फोकस इज़ योर मेजर प्रोडक्ट. मेजर प्रोडक्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि आपने कुछ नहीं करना, आपने OH की जगह पे Cl लगा देना है. सेकेंड रिएक्शन इज क्लोरोबेंजीन में आप एल्काइल क्लोराइड डाल रहे हो. सो दिस इज एल्काइलेशन. अगर आपको क्लियर हो, दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट. सो दिस इज़ अ वेरी फेमस रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन्स जिसमें AlCl3 Cl नेगेटिव ले जाता है और पीछे से इलेक्ट्रोफाइल एक बार ऑर्थो पे अटैक करता है, एक बार पैरा पे, बिकॉज हमें पता है कि क्लोरोबेंजीन आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. तो एक हमारे पास ऑर्थो क्लोरोटोलुइन और एक बार CH3 पैरा पे लगेगा तो पैरा क्लोरोटोलुइन बनेगा, विच इज़ ऑफ कोर्स द मेजर प्रोडक्ट. तो बेसिकली आई वाज टेलिंग यू कि ये रिएक्शन तो आपको वैसे भी देखकर याद आ जानी चाहिए क्योंकि इट्स वन ऑफ द नेम्ड रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन. अगली रिएक्शन भी बहुत प्रोमिनेंट रिएक्शन है, वुड्स-फिटिग रिएक्शन. आपको 2 Na लेने हैं, एक Na एक Br और दूसरा Na दूसरा Br लेके NaBr की फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगा और पीछे से ये जो आपकी बेंजीन रिंग है ये CH3 के साथ ज्वाइन हो जाएगी. टोलुइन विल बी द मेजर प्रोडक्ट. एंड इफ़ यू रिमेंबर दिस इज़ अ अगेन प्रोमिनेंट रिएक्शन इज वुड्स-फिटिग रिएक्शन. तो आप देख सकते हो कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस भी वही बच्चा कर पाएगा जिसको नेम रिएक्शंस आती हैं. दैट इज़ वाई आई कीप ऑन सेइंग कि नेम रिएक्शंस प्लीज़ टिप्स पे करो बिकॉज नेम रिएक्शन विल रियली हेल्प यू टू सॉल्व द ऑर्गेनिक्स. ओके, नाउ B इज़ अ रीजनिंग क्वेश्चन जो टाइम एंड अगेन आपको बोला जाता है कि ऑर्गेनिक्स में रीजनिंग क्वेश्चंस भी आते हैं. तो ये रीजनिंग क्वेश्चन है कि अल्काइल हैलाइड्स व्हेन ट्रीटेड विद KNO2 और NaNO2 leads to the formation of alkyl nitrides. Alkyl nitrides is when attack takes place from O. यानी कि NO2X की जगह पे जाएगा बट अटैक O से होगा. तो alkyl nitriles is a major product. बट व्हेन हीटेड विद AgNO2, बट अगर हम इसको AgNO2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो नाइट्रो अल्केन्स मतलब N से ही अटैक होगा, नाइट्रो अल्केन्स मिलेंगे. सो द क्वेश्चन इज़ वाई इज़ इट सो. तो जहाँ पे वाई लग जाता है तो वो आपका एक रीजनिंग क्वेश्चन होता है बिकॉज दे आर सीकिंग द एक्सप्लेनेशन और दे आर आस्किंग फॉर द रीज़न, राइट. तो अब इसमें हमारे पास क्या रहेगा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि KNO2 एक आयनिक कंपाउंड है या NaNO2 एक आयनिक कंपाउंड है. तो जब ये स्प्लिट होगा Na पॉजिटिव और NO2 नेगेटिव में, सो दिस नेगेटिव चार्ज हैव टू ऑप्शन, दैट इज़ इट कैन अटैक थ्रू ऑक्सीजन एंड इट कैन अटैक थ्रू नाइट्रोजन. बट क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अटैक ऑक्सीजन से होगा, जबकि AgNO2 आपका कोवलेंट कंपाउंड है. इसमें अटैक सिर्फ लोन पेयर से ही हो सकता है एंड लोन पेयर आर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन. ओके, तो इसका आंसर था कि एज KNO2 इज आयनिक, NO2 negative ions are formed and as negative charge are formed, but attack will occur from oxygen as oxygen is more electronegative than nitrogen. On the other hand, AgNO2 is covalent
पूजा है, पूजा दे दो चाबी। On the other hand, AgNO2 is covalent, so attack takes place through lone pair present on nitrogen. So if you see the structure, so the lone pair is present on nitrogen. Attack will take place from nitrogen. So nitroalkanes are. So this brings to the end of the 32 and we are on the last question of section E, that is a long answer type question that we were focusing on. तो 33rd question की अगर हम बात करें तो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है. इट्स अ न्यूमेरिकल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. क्वेश्चन सेज कि कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर. तो आपको मोलारिटी गिवन है 0.00241 मोलर. कंडक्टिविटी कापा होती है, तो इसकी वैल्यू आपको 7.896 इंटू 10⁻⁻5 साइमन पर सेंटीमीटर दे रखी है. तो पहले आपका टास्क होता है गिवन लिखना. कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि लैम्डा एम आपको कैलकुलेट करना है. लैम्डा एम आपको कैलकुलेट करना है. इफ़ लैम्डा एम नॉट इज़ which is the limiting molar conductivity 390.5 Simon centimeter square per mole, what would be its dissociation constant Ka. Okay, very good question. अब सबसे पहले आप देखो आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है. क्वेश्चन में आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, जिसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए C अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा. जब आपको कोलराश लॉ की एप्लीकेशंस करवाई थी तो वन ऑफ द फॉर्मूला वॉज कि हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं. अब कंसंट्रेशन तो आपको क्वेश्चन में गिवन है इन द फॉर्म ऑफ मोलारिटी. सो अल्फ़ा निकालना है. अब अल्फ़ा निकालने का फॉर्मूला था लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, विच इज़ अ सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ कोलराश लॉ. लेकिन अगर आपको थर्ड एप्लीकेशन यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है तो उसके लिए आपको अल्फ़ा भी निकालना ही पड़ेगा. अल्फ़ा निकालने के लिए आपको डिनोमिनेटर पार्ट गिवन है लैम्डा एम नॉट, आपको लैम्डा एम नहीं गिवन, वो आपको निकालने के लिए बोला है. तो लैम्डा एम का फॉर्मूला इज़ के कापा इंटू 1000 बाय मोलारिटी. तो वेरी इजीली यू कैन फाइंड इट बिकॉज आपको कापा कंडक्टिविटी गिवन है 7.896 इंटू 10⁻⁻5 साइमन पर सेंटीमीटर. 1000 के साथ सेंटीमीटर क्यूब रहता है वॉल्यूम एंड मोलारिटी इज़ 0.00241. तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द आंसर 7.896 divided by 0.00241 is 3276 into 7.896 divided by 0.00241 into 10 की power, this is 3 and this is -5, so it will be -2. So if you divide, it becomes 32.76 Simon centimeter square per mole. Because if you do not know the units, so you can see this per centimeter and centimeter cube will become centimeter square. Simon was already there, molarity नीचे mole पड़ा. So now you can calculate alpha because alpha is lambda m upon lambda m naught. lambda m आप निकाल चुके हो 32.76. lambda m naught की वैल्यू आपको दे रखी थी 390.5. तो let's divide and see what is alpha. So this alpha will come out to be 32.76 divided by 390.5. it comes out to be 0.083. it will have no units of course क्योंकि ऊपर भी लैम्डा एम है नीचे भी लैम्डा एम नॉट है, तो दोनों की यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी. फाइनली आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना था विच इज़ C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा. द वैल्यू ऑफ C कंसनट्रेशन इज़ द मोलारिटी. तो मोलारिटी आपको 0.00241 दे रखी है. अल्फ़ा की वैल्यू
इज़ 0.083 का स्क्वायर ओवर 1 माइनस 0.083। सो यहाँ पे आपको 0.083 का स्क्वायर करना है, तो आप 0.083 इंटू 0.083 कर सकते हैं, विच कम्स आउट टू बी 0.0068 एंड डिनोमिनेटर में 1 माइनस 0.083 करेंगे तो इट विल बी 0.917। जस्ट हैव टू डू दी कैलकुलेशंस। 0.00241 इंटू 0.0068, और अगर आप इसको डिवाइड करोगे 0.917 से तो यू आर गेटिंग 0.0000, आई थिंक 4 टाइम्स 1787। सो दैट मीन्स योर डिसोसिएशन कांस्टेंट, इफ़ यू राइट शिफ्ट द डेसिमल, 1.787 इंटू 10 की पावर -5 इज़ योर आंसर। दिस इज़ द 33rd का न्यूमेरिकल। सेकेंड पार्ट में आपको कोलराश लॉ स्टेट करना है। तो कोलराश लॉ ने क्या बोला था कि जब इनफाइनाइट सॉल्वेंट होता है, यानी कि आप वॉल्यूम इनफाइनाइट लेते हो, तो उस वक्त जो आपका सोल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी होती है, उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो उसके कैटायन और अनायन के इक्वल हो जाती है। बट दिस इज़ ओनली व्हेन यू आर टेकिंग द इनफाइनाइट वॉल्यूम, क्योंकि इनफाइनाइट वॉल्यूम पे कैटायन और अनायन एक दूसरे से इतनी दूर होंगे कि वो एक दूसरे को कोई भी इंटरआयनिक अट्रैक्शंस या रिपल्शंस नहीं करेंगे। तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्योंकि अगर आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं लिखोगे तो कोलराश लॉ का एसेंस ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज ये कोलराश लॉ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ही एप्लीकेबल है। दैट द मोलर कंडक्टिविटी एंड टू बी प्रिसाइज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और अगर आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं लिखना चाहते हो या आपको नहीं याद रहता है तो आप ये भी लिख सकते हो कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज सम ऑफ molar conductivity of cation and anion. So that means you have an electrolyte AX/BY। तो अगर आप इसकी इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी देखोगे तो इसमें आपको कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी या आयनिक मोबिलिटी लेनी पड़ेगी, जिसको आप सिंपली लैम्डा नॉट A पॉजिटिव से डिनोट करते हो प्लस लैम्डा नॉट B नेगेटिव। बट क्योंकि A X टाइम्स है तो आपको X लेना पड़ेगा एंड B Y टाइम्स है तो Y लेना पड़ेगा। सो दिस बिकम्स द इक्वेशन ऑफ द कोलराश लॉ। कमिंग टू द थर्ड एंड द फाइनल पार्ट इज द टू एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल। पहला एडवांटेज आपका फ्यूल सेल का क्या रहता है कि फ्यूल सेल्स डज़ नॉट हैव अ लिमिटेड लाइफ, बिकॉज एज लॉन्ग एज आप फ्यूल की सप्लाई देते रहोगे इलेक्ट्रिसिटी आती रहेगी। सो इसमें हमें चार्जिंग रिचार्जिंग का कोई इशू नहीं है। सो दैट मीन्स फ्यूल सेल्स वर्क एज लॉन्ग एज द सप्लाई of fuel is there, hence it has not limited life. Second, it's pollution free, like I told you कि अगर आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात कर रहे हो तो उसमें आपके पास जो फाइनल इक्वेशन है उसमें जो बाई प्रोडक्ट है वो वाटर रहता है, तो इट डजेंट कॉज एनी पोल्यूशन, रादर इट कैन बी यूज फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज। सो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ योर फ्यूल सेल। So with this we complete with the 33rd question complete. However, it has another question in choice. So in case if you do not know the first part, which was more of related to कोलराश लॉ application. तो कोलराश लॉ एप्लीकेशन का न्यूमेरिकल था ये। तो अगर आपको इन केस ये नहीं आता है तो आप दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, बिकॉज पीपल मोर ऑफन प्रिपेयर नॉन्स इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन नॉन्स इक्वेशन का है। सो द क्वेश्चन सेज दैट एक वोल्टेक सेल है जो कि एलुमिनियम और निकल से प्रिपेयर हुआ है, जिसमें एलुमिनियम की कॉन्सेंट्रेशन 0.001 मोलर ले रखी है एंड निकल की कॉन्सेंट्रेशन 0.50 ले रखी है, जिसमें से आपको इन दोनों की E0 की वैल्यूज़ भी दे रखी हैं। निकल की वैल्यू जो आपको दे रखी है रिडक्शन पोटेंशियल की, दैट इज़ -0.25 वोल्ट,
एंड अलूमिनियम की जो वैल्यू दे रखी है दैट इज़ -1.66 वोल्ट. So obviously the higher value has to be taken as cathode and the smaller value has to be taken as anode. After deciding cathode and anode, you can find the E naught cell. E naught cell is E cathode minus E anode. तो बिगर वैल्यू -0.25 से एनोड की वैल्यू अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.25 माइनस माइनस गेट द आंसर 1.41. दिस इज़ ई नॉट सेल. हाउएवर आपको ई नॉट सेल आई डोंट थिंक कि पूछ रखा है. इन्होंने पूछ रखा है राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स. डिटरमाइन द सेल पोटेंशियल. ओके येस. सो आपको सेल पोटेंशियल निकालना है बट उससे पहले लेट्स राइट द रिएक्शंस. सबसे पहले एनोड की रिएक्शन लिखते हैं. एंड जब भी हमें सेल रिएक्शंस लिखनी है तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है दैट इज़ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो एनोड एलुमिनियम एक्ट कर रहा है तो एलुमिनियम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा. ऑब्वियसली 3 पॉजिटिव है तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा. और कैथोड जो कि निकल एक्ट कर रहा है तो उस पर गेन दिखाना है तो निकल 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे. बट जब भी आप सेल रिएक्शंस लिख रहे हो अगर आपको लग रहा है कि निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन 3 बट गेन 2 हो रहे हैं, यू हैव टू मेक देम इक्वल. इक्वल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 2Al गिव्स 2Al3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन. और निकल वाली इक्वेशन बन जाएगी 3 निकल 2 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 3 निकल. ऐसा करने से दोनों के नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो चुके हैं. तो आपकी ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखने के टाइम आपके इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे एंड यू विल गेट द फाइनल इक्वेशन विच इज़ दिस. So after writing the cell reaction now you can easily find the cell potential जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया है. जब भी आपको सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो आपको ई सेल निकालना है यूजिंग नर्न्स इक्वेशन. तो नर्न्स इक्वेशन आपने पढ़ रखी है. ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बिकॉज इट्स एट 25 डिग्री सेल्सियस. सो यू कैन ईजिली यूज 0.0591 and then you can divide by n and it will be log product upon reactant. E naught cell हमने अभी आते ही कैलकुलेट किया था 1.41. 0.0591 n की वैल्यू क्लियरली दिख रही है कि 6 है. एंड प्रोडक्ट में आप वही प्रोडक्ट लोगे जिनके ऊपर आयन्स हैं बट उसकी स्टोइक्योमेट्री 2 है तो पावर में लेनी है. रिएक्टेंट में आप सिर्फ निकल 2 पॉजिटिव आयन लोगे. 1.41 0.0591 अपॉन 6 लॉग एलुमिनियम 3 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन आपको 0.001 दे रखी है 0.001 एंड निकल 2 पॉजिटिव की इट्स 0.50. रेस्ट इज़ द कैलकुलेशन बट कैलकुलेशन में भी आपको केयरफुल रहना है बिकॉज अगर आप कैलकुलेशन में गड़बड़ करोगे तो यू विल टेंड टू लूज़ मार्क्स विच यू शुड नॉट बिकॉज 0.50 can be taken as 0.5 only. So 1.41 0.0591 upon 6. This will become 10 की power minus 6. 5 का cube is 125. It will be 1.1. So if you will solve it, you will get the answer log 000 upon 125 into 10 की power minus 6 can be taken in the bracket 1.41 0.0591 upon 6 log. This will be 8 into 10 की पावर माइनस 6. यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं सो दैट हमें लॉग देखने में कोई इशू ना आए. सो आप 8 का लॉग अलग से देख सकते हो प्लस लॉग 10 की पावर माइनस 6. दिस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ लॉग कि लॉग m इंटू n को आप स्प्लिट कर सकते हो लॉग m प्लस लॉग n में. तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो लॉग 8 इज़ लॉग 2 का क्यूब. वाई एम राइटिंग 8 2 का क्यूब बिकॉज 2 की वैल्यू आपको जनरली पता होती है 0.3010. सो आइदर लॉग 8 शुड बी गिवन इन द क्वेश्चन बट इफ़ इट इज़ नॉट तो आपको ये ट्रिक लगानी ही पड़ेगी कि 8 को 2 का क्यूब लिखिए एंड देन दिस माइनस 6 विल कम अहेड. लॉग 10 इज़ 1.41 0.0591. Div 3 will come ahead of log 2. This is minus 6 because log 10 is 1.
1.41, 0.0591 upon 6. Log 2 is 0.3010, and if you will multiply, you will get 0.9030. तो अगर हम 6 में से 0.9030 माइनस करेंगे तो लेट्स सी व्हाट वी गेट. 6 माइनस 0.9030, इट इज़ 5.0. ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव में आने वाला है. 5.097. तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.0591 से एंड डिवाइड करते हैं 6 से, तो इट विल बी 0.050. तो मैं अगर इसको प्लस करूँगी 1.41 से, तो 1.46 इज़ माई फाइनल आंसर. The last part is write the reactions taking place during discharging and charging lead storage battery. So coming to the last part of the last question of section E is reactions during lead storage battery, जो हमने बहुत बार रिपीट कर रखी हैं, बट लेट्स डू इट वंस अगेन. तो आपको पता है कि लेड स्टोरेज बैटरी में लेड आपका एनोड रहता है और लेड ऑक्साइड आपका कैथोड रहता है. तो नोइंग दैट ऑल्सो दैट H2SO4 38% आपका इलेक्ट्रोलाइट एक्ट करता है. तो लेट्स स्टार्ट विद द रिएक्शंस एट एनोड. एज वी नो एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, तो Pb 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और Pb2 पॉजिटिव बना लेगा. बट दिस Pb2 पॉजिटिव विल कंबाइन इलेक्ट्रोलाइट के नेगेटिव आयन से, बिकॉज पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिव, तो वो PbSO4 बना लेंगे. ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो दोनों रिएक्शन में Pb2 पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास जो एनोड की रिएक्शन आएगी विच इज़ दिस, Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव गिव्स PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. कमिंग टू कैथोड, कैथोड इज़ PbO2, जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, बट H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए आएगा. And it will 4H positive will combine because they have to make water, and oxygen 2 है तो H4 लेने पड़ेंगे. Pb2 positive will come out. Again this Pb2 positive will attract the negative ions of the electrolyte to form PbSO4. So if you will combine Pb2 positive से Pb2 positive will cancel, and you will get the final equation as this. सो आफ्टर राइटिंग द रिएक्शंस ऑफ कैथोड एंड एनोड, आपने ऑब्जर्व किया कि कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं 4, बट एनोड से 2 ही निकल रहे हैं. तो आपने एनोड वाली रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है, ताकि आपके पास इलेक्ट्रॉन लूज़ भी 4 ही हों. बिकॉज दिस इज़ अ रूल, द टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस शुड बी इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन गेन. ऐसा करने से आपके इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए. फाइनल रिएक्शन आप जब एनोड और कैथोड की लिखोगे तो आपके पास ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या आ जाएगी, 2Pb प्लस PbO2, SO4 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हैं, तो ये 3 बन चुके हैं, प्लस 4H पॉजिटिव, PbSO4 यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 हैं, तो 3 बन चुके हैं, प्लस वाटर. ये सारी ये जो आपने रिएक्शंस लिखी हैं ये डिस्चार्जिंग वक्त की हैं, जब आप लेड स्टोरेज बैटरी को यूज़ कर रहे हो. क्योंकि क्वेश्चन में रिचार्जिंग के लिए भी बोला है, तो आपने कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू रिवर्स द रिएक्शन. जो आपकी एनोड की रिएक्शन आई है आप उसको उल्टा दोगे तो ये कैथोड की रिएक्शन बन जाएगी, विच इज़ PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव. एंड कैथोड की रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो आपके पास एनोड की रिएक्शन बन जाएगी. ऐसे ही ओवरऑल सेल रिएक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, यानी कि 3PbSO4 प्लस 2 वाटर विल कम ऑन द रिएक्टेंट साइड, एंड 2Pb प्लस PbO2 प्लस 3SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव विल कम ऑन द product side. So with this we complete with the section E. I hope all the questions are clear with this solution. Thank you.